वेलकम बैक। बजट का ऐलान हो चुका है। इन्वेस्टर मैराथन हमारा बजट स्पेशल खास है शो, और इसमें हमारे साथ 4 देश के बड़े लोकेशन से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जिनके साथ काफी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल पोस्ट बजट जानना चाहते हैं कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाएं, किस तरह से पर्सनल फाइनेंस की तरफ ध्यान दें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और टैक्स कैसे बचे। आपको बता दें कि मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और लखनऊ से हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता काफी दर्शकों की भीड़ लेकर जुटे हुए हैं, और इनके सवाल के जवाब कौन दे रहा है? पूरा एक जानकारों का पैनल है हमारे साथ। मार्केट के जानकार राजेश जैन और दलजीत सिंह कोहली हमारे साथ यहाँ पर है आपके स्टॉक से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपकी कोई भी दिक्कत हो वो सॉल्व करने के लिए सुमित वैद्य है हमारे साथ, और हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया भी हैं अगर आपकी टैक्स से जुड़ी कोई भी उलझन हो। चलिए फटाफट हम मुंबई का रुख करते हैं। हमारी संवाददाता कविता कृष्णन है। काफी सारे लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं कि अब बजट के बाद उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि बेहतर मुनाफा और ज्यादा सेविंग हो। कविता बताइए, कौन है अगले दर्शक, क्या सवाल है उनका? जी, हमारे साथ आशा है। आशा, बताइए आपका सवाल क्या है? एट द बैकड्रॉप ऑफ इन्फ्लेशन, क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या इक्विटी में? किस तरह महंगाई प्रूफ? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, सीधा सवाल आपके लिए ही है ये कि गोल्ड और इक्विटी महंगाई के इस माहौल में कहाँ पैसा लगाना चाहिए? जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आइदर और का चॉइस नहीं होता है कि क्या हमें ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर हम प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके चलें, आप अपना इन्वेस्टमेंट का एक गोल बनाइए, उस गोल का एक रिटर्न बनाइए ड्यूरेशन के साथ, और एसेट एलोकेशन कीजिए। तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप इक्विटी और गोल्ड दोनों का एक पोर्टफोलियो रखिए। गोल्ड में आजकल काफ़ी फेवरेट टॉपिक हो गया है इन्वेस्ट करना। काफ़ी लोग इस पीक पे आके गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और सारा का सारा एक्सपोजर पूरा गोल्ड में लेना चाहते हैं। अपने आप में बिल्कुल ठीक एडवाइस नहीं रहेगा, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गोल्ड को इग्नोर कीजिए। सो आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, बैलेंस पोर्टफोलियो, जिसमें आप 60 to 70% इक्विटी रखिए, 20% फिक्स्ड इनकम रखिए और 10% के आसपास गोल्ड रखिए। गोल्ड के लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है रिलायंस की गोल्ड सेविंग्स फंड, जिसके तहत आप एसआईपी के जरिए गोल्ड में रेगुलरली डाल सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट वे है गोल्ड लेने का, 100 रुपए मिनिमम मंथली आप डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए, जिसमें हर बजट पे इसको आपको चेंज ना करना पड़े। राजेश, क्विकली आपसे एक चेक लेना चाहेंगे, इक्विटी में अगर ये अपना 60-70% पैसा लगाती हैं, कौन से सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाए? इस समय बाजार जिस दायरे पर खड़ा है, मैं समझता हूं कि वे अक्रॉस द सेक्टर्स यदि दिग्गज शहरों में खरीद लें तो ये गलत नहीं हो सकते। पर यदि आप जिस तरह का इकोनॉमिक मोमेंटम इस समय दिख रहा है, बैंकिंग क्षेत्र की बात अभी दलजीत जी ने की, वहां पर एक टॉप बैंक खरीद लें। साथ साथ मैं समझता हूं कि डार्क हॉर्स सनराइज सेक्टर में आप मीडिया खरीदें, और थोड़ा थोड़ा निवेश आप आईटी और ऑटो में करेंगे तो इन 4 क्षेत्रों से यदि आप शुरुआत करते हैं, और जैसा भी सुमित जी ने कहा कि 50 से 70% के बीच आपकी वेल्थ का एलोकेशन करते हैं, तो आप शर्तिया फायदे में रहेंगे। ओके, क्लियरली यहाँ पर लगातार यही जानकार कह रहे हैं। आशा जी, आपके लिए क्लियर रिकमेंडेशन है, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ बैलेंस आउट कीजिए, डिवाइड करिए, 50 से 60 इक्विटी में डालिए, 10% आपका गोल्ड में होगा, और जो बीच का बाकी परसेंटेज है फिक्स्ड इनकम में। और जहां तक इक्विटी का सवाल है, आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों पर आप खासतौर से इनकी जो दिग्गज कंपनियां इसमें आती हैं, आप उस पर नजर रख के चल सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं देहरादून से, रमेश गिरी इनका नाम है। गिरी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास मेटा इंफ्रा के 100 शेयर है 176। 100 शेयर आपने लिए हैं 176 पर। क्या ये मान के चले आपका लंबा नजरिया है, निकलने की जल्दी तो नहीं है? एक साल का नजरिया, साल भर के लिहाज से। दलजीत, आपसे जानना चाहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का अलॉटमेंट इसके लिए किया गया है, और हमने साथ साथ में ये भी देखा है एलोकेशन तो बड़ा है इनका, साथ ही टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी 30,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर अनाउंसमेंट किया, यानी कि मोटा मोटी बहुत सारे अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में हुए हैं। 176 पर मेटास इंफ्रा लिया है, फायदा मिलेगा इस स्टॉक में? साल भर में कैसे टारगेट देख सकते हैं? कि मैं आपको इंफ्रा पे व्यू दूंगा, मेटास इंफ्रा क्योंकि हम लोग कवर नहीं करते तो आई विल अवॉइड दैट, बट और पूरे सेक्टर पे व्यू मेरे ख्याल से ये है कि आई थिंक ये सेक्टर अब उस कगार पे है जहाँ से एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से ये अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। पिछले 1 साल से सारे सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम थी, और एक बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट से कि क्या करा जाएगा, किस तरह से फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारे ख्याल से जो बजट का पोस्ट एनालिसिस हमने लिखा था उसमें 2 ही बातें लिखी थी कि एक रूरल कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और एक इंफ्रा स्टोरी इंटैक्ट है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ किया है वो इंफ्रा के लिए, इंफ्रा डेट फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इवन अनलिस्टेड एसपीवीज में अलाउ करा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं, पूरे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा
आगे एक माहौल बन रहा है, एग्जीक्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। जो पहला से इसमें विद इन दिस जो सब सेक्टर सबसे पहले जो बेनिफिटेड होगा वो आई थिंक रोड सेक्टर होगा। सो आपको MBL इंफ्रा, IRB इंफ्रा इस टाइप के स्टॉक्स को देखना चाहिए। ILFS ट्रांसपोर्ट जो मेटास का ही ओनर है एक तरीके से, तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो रोड सेक्टर को सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि NHAI ने पिछले काफ़ी समय से बहुत काम किया हुआ है बैक एंड में, पर वो आगे नहीं आया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रीजंस एंड ऑल दैट। तो वो अब सामने आने की उम्मीद है। तो रोड को देखिए, उसके बाद जो पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीज़ों में देख सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल इंफ्रा स्टोरी विल रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और एक अच्छे इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए। सुमित, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। नॉर्मली जब हम थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं, जैसे इंफ्रा, जिनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में हमने नेगेटिव में देखा है ऑलमोस्ट, और हम ये बात हमेशा कहते हैं कि थीमेटिक फंड में आपको एक सही वक्त पे घुसना चाहिए और नज़रिया ऑलमोस्ट 3-4 साल का लेके वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे आप लंबा नज़रिया लेके चलना हम नॉर्मली सजेस्ट नहीं करते हैं। तो ये वक्त इंफ्रा फंड्स के लिए कैसा है? क्या सही वक्त है अभी इंफ्रा फंड में निवेश करने का? अमूमन हम रिटेल इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं स्वाति कि आप थीमेटिक फंड्स को इग्नोर कीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत मुश्किल होता है इस साइकिल को समझना कि किस टाइम के लिए अच्छा है, किस टाइम के लिए नहीं है। आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये आज से 2 साल पहले तकरीबन बहुत NFOs आए थे, बड़े बड़े NFO म्यूचुअल फंड के, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें किया। जैसे अभी दलजीत जी बोल रहे थे, 2 साल तक इंफ्रा की स्टोरी अभी पूरी अपनी जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है। सो काफ़ी लोग डिससेटिस्फाइड हैं। अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, अगर आपको अपने गोल्स क्लियर हैं, ड्यूरेशन क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आप थीमेटिक फंड को लीजिए। और थीमेटिक फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी थीम निकल के आ रही है, जैसे कि बोला कि बजट में काफ़ी इंडिकेशंस हैं कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। आप प्लीज़ इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, बट मिनिमम होल्डिंग पीरियड 5 साल का है, और उसमें इमोशंस को मत लाइएगा। अगर बीच में 1-8 साल में आपके रिटर्न ठीक नहीं रहते हैं तो आप उसको निकाल लें कि अब नुकसान हो गया और फिर डाल लें, वो मत कीजिएगा। तो इंफ्रा फंड में भी इनफैक्ट नज़रिया रखिए 5 साल का, और इमोशंस अटैच मत कीजिए, ये कहना है सुमित का। बने रहिए, अगर थोड़ा लगता है कि परफॉर्मेंस खराब भी हो रहा है तो भी बने रहिए। अच्छा सेक्टर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, बने रहेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी लौट कर आएंगे और आपके और सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।